हेलो दोस्तों, आई एम कैसर एजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। दोस्तों, ये मूवी वर्ल्ड वॉर 3 के 30 साल के बाद की स्टोरी है, जिसमें न्यूक्लियर बम फटने की वजह से दुनिया में अब चंद ही लोग जिंदा बचे हैं और यहाँ न्यूक्लियर की रेडिएशन ने जमीन को बंजर कर दिया है, जिसकी वजह से कोई भी खाने पीने की चीज उगाई नहीं जा सकती। और यहाँ दुनिया इस कदर तबाह हो चुकी है कि खाने और पानी की किल्लत की वजह से कुछ इंसान आदमखोर यानी इंसानी गोश्त खाने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन यहाँ अमेरिका ने इन 30 सालों में एक शहर आबाद कर लिया है जो यहाँ से वेस्ट की तरफ है। तो फिर देखते हैं दी बुक ऑफ एलाई। मूवी स्टार्ट होती है एक वीरान जंगल से, जहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी है। यहाँ दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है फिल्म का हीरो, जिसका नाम एलाई है, जो यहाँ खाने के लिए शिकार के इंतजार में था और एलाई वहीं अपना तीर चलाकर एक बिल्ली को मार देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एलाई वीरान सुनसान सड़क पर चलता चला जा रहा है, जहाँ रास्ते में तबाह हालत कारें खड़ी होती हैं और वहीं रास्ते में एलाई एक घर में आता है, जहाँ पर वो कुछ खाने और पीने के लिए चीजें ढूंढ रहा होता है। वहीं उसे एक कमरे से बदबू आती है और जब वो उस कमरे को खोलता है तो वहाँ एक आदमी ने खुद को फांसी लगाई हुई थी। एलाई उसके जूते उतार लेता है और उन्हें पहनकर बहुत खुश होता है। फिर वहीं रुककर रात के खाने के लिए उसी बिल्ली को पकाकर खा रहा होता है और साथ में अपनी बैटरी निकालकर आईपॉड पर म्यूजिक सुनता है। उसके कुछ देर बाद वो अपने बैग से एक किताब निकालता है और उसे आंखें बंद करके पढ़ने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है सुबह की तरफ और जब एलाई उठता है तो वो देखता है कि उसने रात को आईपॉड खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी आईपॉड की बैटरी लो हो चुकी है। अब वो फिर से अपने सफर पर निकल जाता है। काफी दूर चलने के बाद वहीं एक औरत सड़क के किनारे अपना सामान बिखेर कर बैठी होती है और अली को अपनी मदद करने के लिए बोलती है। अली उसके पास आकर रुक जाता है और अपने चारों तरफ सूंघ कर बोलता है, यहाँ जो कोई भी छुपा हुआ है बाहर निकल कर आ जाए, क्योंकि मुझे पता है तुम यही हो। उसके बाद वहाँ से काफी सारे लोग निकल कर आ जाते हैं और अली से बोलते हैं, क्या बात है, तुमने हमें 30 फीट दूर से सूंघ लिया, क्या हमारे अंदर से इतनी बदबू आ रही है? फिर वो आदमी अली से बोलता है, अपना बैग मुझे दे दो। अली बोलता है, मैं ये बैग नहीं दे सकता। फिर ये आदमी अली को धक्का देता है। अली बोलता है, देखो, अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया और अगर दोबारा धक्का दिया तो बात बिगड़ जाएगी और तुम खुद जिम्मेदार होगे। वो आदमी हंसता है और वो जैसे ही अली की तरफ हाथ बढ़ाता है तो अली पलक झपकते ही उसका हाथ काट देता है। ये देखकर बाकी के लोग अली पर हमला कर देते हैं, पर अली उन्हें चंद सेकंडों में ही जान से मार देता है और फिर अली वहाँ से जाने लगता है। वो औरत बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? अली उसे बोलता है, वेस्ट। अब यहाँ अली एक ब्रिज के ऊपर से जा रहा होता है, लेकिन वो ब्रिज आगे से टूटा हुआ होता है। अली वहीं रुक जाता है। तभी उसे सड़क के दूसरी तरफ से कुछ लोगों की बातों की आवाजें आती हैं। वो जल्दी से नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ मोटरसाइकिल पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं, जहाँ वो लोग उस आदमी को मारकर और उस औरत से उसका सारा सामान छीन लेते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अली एक टाउन पहुँचता है, जहाँ पर काफी सारे लोग आबाद होते हैं। यहाँ अली एक शॉप पर आता है, जहाँ पर वो शॉपकीपर अली को आदमखोर समझकर अपनी बंदूक उस पर तान लेता है। फिर अली उसकी बंदूक छीन लेता है और बोलता है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, पर मैं आदमखोर नहीं हूँ। फिर उसे बंदूक वापस कर देता है और उसे अपनी बैटरी चार्ज करने का बोलता है। वो आदमी बोलता है, ठीक है, मैं इसे चार्ज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले में क्या दे सकते हो? फिर अली उसे एक लाइटर और कुछ टिश्यू पेपर देता है। वो आदमी अली से बोलता है, इसको चार्ज करने में कुछ घंटे लगेंगे, जब तक तुम सामने उस बार में कुछ देर आराम कर लो। उसके बाद दूसरी जगह हम देखते हैं मूवी के मेन विलन को, जिसका नाम कार्निक है। कार्निक एक अमीर और पढ़ा लिखा आदमी है। उसने यहाँ अपने पैसे और गुंडों की मदद से पानी और खाने पर कब्जा कर रखा है। यहाँ रेड्रिक कार्निक को बताता है कि बाइक वाली गैंग के फंटर आए हैं। कार्निक पूछता है, क्या वो लोग किताबें लूट कर लाए हैं? रेड्रिक बोलता है, पता नहीं, लेकिन उनका पूरा बैग भरा हुआ है। कार्निक बोलता है, जल्दी उन्हें ऊपर भेजो। दरअसल कार्निक को एक किताब की तलाश है, जिसे ढूंढने का काम उसने इन्हें दिया हुआ था। इसी सिलसिले में ये लोग किताबें लेकर आए हैं, पर कार्निक बोलता है, इनमें वो किताब नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। फिर वो फंटर कार्निक को एक बोतल देता है, जिसे सूंघकर कार्निक खुश हो जाता है और उन लोगों को बताता है ये शैम्पू है। फिर वो उनसे बोलता है, जाओ खूब पेट भर के खाना खाओ और शराब पियो। दूसरी जगह अली वहाँ उस बार में आ जाता है, जहाँ पर सारे लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं और वहीं वो फंटर भी बैठे शराब पी रहे होते हैं। फिर अली वहाँ बारमैन को बोलता है, मुझे एक बोतल पानी की चाहिए, और उसको बदले में कुछ कपड़े देता है। तभी वहाँ एक बिल्ली अली के बैग में घुस रही होती है। अली उसे थोड़ा पीछे कर देता है, जिस पर वो गुर्रा कर भाग जाती है। फिर बारमैन वहाँ सोलारा को बुलाता है, जो कार्निक की सुतेली बेटी है, और वो बोलता है, जाओ एक बोतल पानी लेकर आओ। फिर वहाँ अली के पास वो बाइक वाला फंटर आ जाता है और अली से बोलता है, तुमने उस बिल्ली को क्यों मारा? वो मेरी बिल्ली है। अली बोलता है, मैंने सिर्फ उसे हटाया था, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं ऐसा फिर नहीं करूंगा। लेकिन वो फंटर अली से जबरदस्ती जकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और अली से बोलता है, क्यों, डर गए क्या? फिर अली उसका मुंह पकड़कर जोर से टेबल पे मार देता है
वो फंटर वहीं ढेर हो जाता है और फिर अलई वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ उसकी गैंग के बाकी के लोग अलई को घेर लेते हैं। अलई बोलता है हमारे इन्हीं करतूतों की वजह से जमीन बंजर हो गई है, हम सबको अपने किए का कयामत के दिन खुदा के आगे जवाब देना होगा। और फिर अपना बड़ा सा चाकू निकालकर उन सब फंटरों को दिखा देता है कि असल मर्द किसे कहते हैं। तभी वहाँ सोलारा आ जाती है और वो अलई से बोलती है प्लीज रुक जाओ। और दूसरी जगह रेड रिक भी आ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि ऊपर से कार्निक उसे आवाज लगाकर रुक जाने का बोलता है और अलई को अपने ऑफिस में ले आता है। फिर अलई से पूछता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। अलई बोलता है मैं कोई नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। कार्निक को अलई की बात करने का अंदाज बहुत पसंद आता है और बोलता है तुम एक पढ़े लिखे काबिल आदमी हो, मैं तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ और तुम्हारा लड़ने और बात करने का अंदाज बहुत ही अलग है। तुम मेरे साथ काम करो ताकि मैं पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर सकूं। अलई बोलता है मुझे कहीं पहुंचना है इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता। कार्निक पूछता है कहाँ। अलई बताता है वेस्ट। कार्निक बोलता है वहाँ कुछ नहीं है, सब झूठी बातें हैं। अलई बोलता है खैर मुझे वहाँ जाना है। यहाँ कार्निक अलई से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है एक काम करो, आज की रात हमारे साथ गुजार कर देखो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो चले जाना। अलई उसकी बात मान जाता है क्योंकि अब रात भी होने वाली थी। उसके बाद रेड्रिक अलई को एक कमरे में छोड़कर चला जाता है। फिर वहाँ कुछ देर बाद क्लाउडिया आती है जो कार्निक की सेकंड वाइफ है और साथ में ब्लैंक भी है। वो अलई के लिए खाना और पानी लेकर आई होती है और अलई से पूछती है किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। फिर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ से सीधा कार्निक के पास आती है जहाँ वो कार्निक को बताती है कि मुझे नहीं लगता वो सुबह तक यहाँ रुकेगा क्योंकि वो बहुत अलग इंसान है। कार्निक क्लॉडिया से बोलता है उसको राजी करने के लिए सुलारा को भेजो, वो उसे राजी करे यहाँ रुकने के लिए। क्लॉडिया उसको रिक्वेस्ट करती है कि सुलारा को इस सब के बीच में ना लाए, लेकिन कार्निक एक बेजमीर इंसान है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि एलाई अपने कमरे में अपनी किताब पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ सुलारा आ जाती है। अलई उसे बाहर रुकने का बोलता है और वो किताब को अपने बिस्तर में छुपा देता है। फिर सुलारा अंदर आ जाती है और अलई से पूछती है कि आपको कुछ चाहिए। अलई बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जा सकती हो। फिर सुलारा बोलती है मैं वापस नहीं जा सकती वरना वो लोग मेरी माँ को जान से मार देंगे, मुझे रात को यहीं रहने दें, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। उसके बाद अलई मान जाता है और जब सुलारा बिस्तर पर बैठती है तो वहीं वो किताब देख लेती है जिसे अलई जल्दी से उठा लेता है। सुलारा वो किताब देखने की जिद करती है लेकिन अलई उसे बोलता है ये एक बहुत ही खास किताब है जो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता और उस किताब को अपने बैग में रख लेता है। फिर सुलारा से पूछता है क्या तुम्हें पता है यहाँ पानी कहाँ से आता है। सुलारा अली से बोलती है हाँ, आप मुझे किताब के बारे में बताओ, मैं आपको पानी के बारे में बता दूंगी। फिर अलई बोलता है चलो फिर खाना खाते हैं क्योंकि मैं इतना सारा खाना नहीं खा सकता। सुलारा मान जाती है और जब वो खाना उठाकर खाने लगती है तो अलई उसे ऐसे खाने से रोक देता है और उसे चेयर पर बैठने का बोलता है। फिर उसे बिठाकर बोलता है अपनी आंखें बंद करो, फिर खुदा से दुआ करता है। उसके बाद उसे खाने का बोलता है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और सुबह हो चुकी है और हम देखते हैं कार्निक को जहाँ पर सुलारा भी आ चुकी है और कार्निक सुलारा से पूछता है क्या वो रुकने के लिए मान गया है। सुलारा बोलती है उसने मुझसे बात नहीं करी। फिर क्लाउडिया बोलती है तुम कुछ खा लो फिर बात करेंगे। तभी सुलारा अपनी माँ से बोलती है आप मुझे अपने हाथ दें और अलई की तरह खुदा से दुआ कर रही होती है। यहाँ कार्निक उसकी दुआ सुन रहा होता है। फिर सुलारा आखिर में कुछ दुआ भूल जाती है जिस पर कार्निक उसे बताता है कि आखिर में आमीन बोलते हैं और सुलारा से पूछता है क्या उसके पास कोई किताब थी। सुलारा चुप रहती है क्योंकि वो कार्निक को उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी। फिर वो क्लॉडिया के बाल पकड़कर खींच रहा होता है और बोलता है अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। फिर सुलारा मजबूरन उसे बता देती है और हाथ से क्रॉस का साइन बनाकर बताती है ये वाली किताब थी उसके पास। ये सुनकर कार्निक वहाँ से फौरन अलई के रूम की तरफ जाता है और जब वो उसके कमरे में देखता है तो वहाँ अलई नहीं होता। यहाँ दूसरी जगह अलई अपनी बैटरी लेने शॉप पर आया होता है और जब वो अपनी बैटरी लेकर बाहर आता है तो बाहर कार्निक अपने गुंडों के साथ खड़ा होता है और वो अलई से बोलता है मुझे वो बाइबल दे दो। अलई बोलता है तुम बाइबल का क्या करोगे। कार्निक उससे बोलता है यहाँ सब के सब जाहिल हैं, मैं इन्हें धर्म के बारे में बताता हूँ तो लेकिन ये जाहिल लोग मेरी बात समझते नहीं है, शायद मेरे अल्फाज अच्छे नहीं है और ये किताब एक धार्मिक किताब है जिसके बारे में तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि इसके अल्फाज में कितनी ज्यादा ताकत है और इसको छुपा कर मत रखो, मुझे दे दो, मैं इसे लोगों में फैलाऊंगा। यहाँ अलई बोलता है मैंने 30 सालों से इसे दिलो जान से लगा कर रखा है और मैं ये बाइबल किसी ऐसे हाथ में देना चाहता हूँ जो इसका सही इस्तेमाल करे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर कार्निक रेड्रिक से बोलता है यह आदमी मुझे पसंद है लेकिन इसे गोली मार दो। फिर रेड्रिक अलई पर पीछे से गोली चलाता है पर पीछे बैग की वजह से उसे गोली नहीं लगती और अलई चलता रहता है। फिर कार्निक बोलता है जाओ उसे पकड़ के यहाँ लाओ और जान से मार दो उसे। तभी अलई पर चारों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं लेकिन अलई पर जहाँ से गोली आती है वो पलटकर उसी आदमी को अपनी पिस्टल से शूट कर देता है। उनकी एक भी गोली अलई को निशाना नहीं बना पाती पर अलई एक एक करके सबको मार रहा होता है। तभी वहाँ कार्निक के पैर में गोली लग जाती है और यहाँ बाकी बचे लोग कार्निक को घर के अंदर ले जाते हैं। सन्नाटा समझ के अलई कार के पीछे से बाहर आता है तो वहाँ रेड्रिक अलई पर अपनी पिस्टल तान कर खड़ा होता है लेकिन पता नहीं क्यों वो अलई पर गोली नहीं चलाता और अलई यहाँ से चला जाता है। दूसरी जगह सोलारा ये सब कुछ छुपकर देख रही होती है और यहाँ अलई अब हाईवे पर आ चुका होता है और वेस्ट की तरफ चल रहा होता है।
तभी वहाँ उसके पीछे सोलारा आ जाती है और वो अलई से बोलती है मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन अलई उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। फिर सोलारा बोलती है मैं आपको पानी वाली जगह पर ले चलूंगी जहाँ पर बहुत सारा पानी है। फिर हम देखते हैं सोलारा अलई को उस जगह ले आती है जहाँ पर पानी का कुआं होता है, जहाँ से अलई अपनी बोतल में पानी भर लेता है और वहाँ से बाहर आकर बोलता है शायद मैं अपना चश्मा अंदर भूल आया हूँ, तुम जरा उठाकर ले आओ। सोलारा जब अंदर जाती है तो अलई बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कार्निक रेड्रिक से बोलता है वो कोई मामूली किताब नहीं है, मुझे वो हर हाल में चाहिए। और फिर ये लोग अलई के पीछे निकल जाते हैं और दूसरी जगह सोलारा भी उस जगह से निकल आती है और अलई को ढूंढते हुए हाईवे पर चल रही होती है। तभी उसे वहाँ वही औरत मिलती है जिसने अलई को भी अपने जाल में फंसाकर लूटने की कोशिश करी थी। तभी वहाँ दो आदमी आ जाते हैं और सोलारा को पकड़कर मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पीछे से अलई आ जाता है और वो उन दोनों को अपने तीर से मार देता है। और अब यहाँ सोलारा भी अलई के साथ वेस्ट की तरफ चल रही होती है। दूसरी जगह कार्निक अलई को ढूंढता हुआ उसी जगह आ जाता है जहाँ पर अलई ने सोलारा की जान बचाई थी। यहाँ पर रेड्रिक को सोलारा का स्कार्फ मिलता है जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, पर कार्निक बोलता है अब रात होने वाली है, हम उन्हें कल सुबह ढूंढने निकलेंगे। और वहाँ अलई और सोलारा रात को एक जगह आराम के लिए रुकते हैं जहाँ पर सोलारा अलई से किताब के बारे में पूछती है। फिर अलई सोलारा को बताता है कि इंसानों ने जमीन को आपस की लड़ाई में तबाह कर दिया और बाकी बचे जिंदा लोगों ने उस लड़ाई का इल्जाम बाइबल पर लगा दिया। फिर पूरी दुनिया से चुन चुनकर बाइबल को जला दिया गया, ये बोल करके इसी की वजह से जंग हुई है। और फिर एक रात जब मैं सो रहा था तो मुझे कुछ आवाज आई, पता नहीं वो आवाज कहाँ से आ रही थी, लेकिन मैं उस आवाज को बिल्कुल साफ सुन सकता था। और फिर उस आवाज ने मुझे बताया कुछ पत्थरों के नीचे ये किताब छुपी हुई है, उसे वहाँ से निकालो और वेस्ट की तरफ चले जाओ। और जब मैं उस जगह गया तो वहाँ मुझे बाइबल मिली, लेकिन मुझे डर था कि वेस्ट का रास्ता बहुत खतरनाक है, कहीं कोई मुझे मार न दे। तभी मुझे वही आवाज दोबारा सुनाई दी कि तुम डरो मत, तुम वेस्ट की तरफ जाओ, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी अब हमारी है और ये किताब ऐसे हाथों में दो जो इसको सारी दुनिया में फैला दें। और मैं पिछले 30 सालों से ये किताब लेकर वेस्ट की तरफ चल रहा हूँ। सोलारा उसकी ये बात सुनकर हैरानगी से पूछती है क्या ये सच में मुमकिन है। और फिर सीन शिफ्ट होता है कार्निक की तरफ और कार्निक अलई को ढूंढते हुए हाईवे पर जा रहा होता है और उसे वही जगह दिखती है जहाँ पर अलई और सोलारा रुके हैं, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं होते। अलई और सोलारा भी सुबह होते ही वहाँ से निकल गए थे। फिर यहाँ अलई और सोलारा को एक मैदान में घर दिखता है जहाँ पर ये लोग पानी के लिए जाते हैं और जब अलई उस घर का लॉक खोलता है तो वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तभी वहाँ सामने एक बूढ़ा कपल बंदूक लेकर खड़ा होता है और पूछता है कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो। अलई बोलता है हम लोग मुसाफिर हैं, बस यहाँ से गुजर रहे थे, अगर आपको हमारा यहाँ आना बुरा लगा तो हम चले जाते हैं। पर यहाँ बूढ़ी औरत उन्हें घर ले आती है। फिर वो बूढ़ा आदमी अलई को अपने बैकयार्ड में दिखाता है कि हमने यहाँ काफी सारे लोगों को मारकर दफन करा हुआ है। उनको देखकर अलई को यकीन हो गया था कि ये लोग आदमखोर हैं। वो सोलारा से बोलता है हमें फौरन यहाँ से निकलना है। फिर अलई अपनी पिस्टल निकालकर उन लोगों से बोलता है हम यहाँ से जा रहे हैं। और जब अलई और सोलारा बाहर निकलते हैं तो वो लोग सामने देखते हैं कि कार्निक अपने साथियों के साथ वहाँ आ चुका होता है। ये लोग दोबारा जल्दी से उसी घर में चले जाते हैं और यहाँ वो बूढ़ा कपल उन्हें अपने पास से बहुत सारे हथियार देता है और इनके साथ मिलकर उन्हें मारने का बोलता है। उसके बाद कार्निक उन्हें घर से बाहर आने का बोलता है। फिर अलई किताब बाहर फेंक देता है जिसे रेड्रिक खोलता है तो वो देखता है उसमें बम होता है जिसके फटने से उनकी गाड़ी तबाह हो जाती है। उसके बाद फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर यहाँ रेड्रिक रॉकेट लॉन्चर चलाता है जिससे वो लकड़ी का आधा घर तबाह हो जाता है। उसके बाद ये लोग MP5 मशीन गन से उस पूरे घर को छलनी कर देते हैं और फिर अंदर जाकर अलई और सोलारा को पकड़ लेते हैं और अलई के बैग की तलाशी लेते हैं। और जब कार्निक को बाइबल नहीं मिलती तो वो अलई को बोलता है अगर तुमने मुझे बाइबल नहीं दी तो मैं तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा, लेकिन अलई उसे कुछ नहीं बताता। फिर कार्निक सोलारा को बालों से पकड़ लेता है और अलई से बोलता है बाइबल दे दो वरना मैं सोलारा को मार दूंगा। फिर अलई उसे बताता है घर में टीवी के अंदर रेड्रिक बाइबल ले आता है और कार्निक को दे देता है। कार्निक बोलता है खुदा बहुत मेहरबान है। अलई बोलता है इसमें कोई शक नहीं। यहाँ कार्निक बोलता है लेकिन तुम पर नहीं, और अलई पे गोली चला देता है। गोली चलते ही आसमान में बिजली चमकती है और अलई नीचे बैठ जाता है और फौरन खड़ा भी हो जाता है। फिर अपना चाकू निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गोली लगने की वजह से उसे दर्द हो रहा होता है और वो नीचे बैठ जाता है। यहाँ पर कार्निक रेड्रिक से बोलता है मैंने तुमसे कहा था ये कोई फरिश्ता नहीं है, इसे भी मारोगे तो ये मर जाएगा। और लात मारते हुए बोलता है कि ये एक आम आदमी है और उसके कान में बोलता है मेरे लिए दुआ करो। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ रास्ते में सोलारा एक रस्सी से कार के ड्राइवर का गला दबा देती है जिसकी वजह से कार पलट जाती है। ये देखकर कार्निक भी अपनी कार रोक लेता है और फिर
सुलारा ड्राइवर को बाहर निकालकर फेंक देती है और एक हैंड ग्रेनेड बम कार्निक की कार की तरफ फेंकती है। कार्निक की कार उस बम से बच जाती है, लेकिन उसके पीछे साथ वाली वैन उस बम से तबाह हो जाती है। यहाँ सुलारा जल्दी से कार में बैठती है और तभी यहाँ रेड्रिक सुलारा का हाथ पकड़ लेता है, जिसके सीने में चाकू घुसा हुआ होता है। फिर रेड्रिक वो चाकू निकालकर खुद कार से उतर के बाहर बैठ जाता है और वहीं मर जाता है। सुलारा कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। फिर यह कार्निक का ड्राइवर बताता है कि हमारे पास सिर्फ घर जाने का पेट्रोल है, अगर उनके पीछे गए तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा। कार्निक बोलता है घर चलो। फिर सुलारा वहीं उस घर पर पहुंचती है और अलई को ढूंढती है, पर अलई वहाँ नहीं होता। फिर वो वहाँ से आगे हाईवे पर निकल जाती है और उसे वहाँ अलई जाता हुआ दिख जाता है। सुलारा जल्दी से अलई के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है, फिर अलई को पानी पिलाती है। अब यहाँ हम देखते हैं सुलारा और अली कार में वेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। काफी दूर चलने के बाद अलई बोलता है मुझे पानी और नमक की खुशबू आ रही है, दरिया बस नजदीक ही है। और अब हाईवे के साथ हरियाली नजर आने लगती है और फिर एक जगह सुलारा कार रोक लेती है और यहाँ ये न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलाइन ब्रिज पर होते हैं, जो अब तबाह हो चुका है। अलई बोलता है यही है हमारी मंजिल। फिर सीन शिफ्ट होता है कार्निक की तरफ, जो बाइबल को लेकर अपने घर पहुंच चुका होता है और अपने साथी से बोलता है जल्दी से किसी इंजीनियर को बुलाओ। दूसरी जगह अलई और सुलारा एक बोट से उस दरिया को क्रॉस कर रहे होते हैं और जब ये लोग किनारे पर पहुंचते हैं तो ऊपर एक चौकी से आर्मी ऑफिसर बोलता है कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। अलई अपना नाम बताता है और बोलता है मेरे पास एक बाइबल है। वो आर्मी ऑफिसर अलई को बोलता है वहीं रुको और हिलना नहीं वरना शूट कर दूंगा। फिर दूसरी जगह कार्निक इंजीनियर को वो बाइबल देता है क्योंकि उसमें लॉक लगा होता है और जिसे वो खोलने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ अलई और सुलारा को आर्मी वाले एक बिल्डिंग में ले आते हैं जहाँ पर वो एक आदमी से मिलते हैं। अलई उससे बोलता है मुझे तो ये म्यूजियम जैसी जगह लग रही है। फिर वो आदमी बोलता है यहाँ दुनिया भर से हमने चीजें जमा करी हैं और यहाँ से हम दुनिया की फिर से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बाइबल नहीं थी, क्या तुम उसे मुझे दिखा सकते हो। अलई बोलता है खुदा बेमिसाल है, उसने बाइबल को मेरे दिमाग और दिल में महफूज कर दिया है। दूसरी जगह इंजीनियर बाइबल का लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है और जब कार्निक उसे खोल कर देखता है तो वो चौंक जाता है और पेज पलटना शुरू कर देता है। और यहाँ अलई उस आदमी से बोलता है बहुत सारे पेज ले आओ और जैसा मैं बोल रहा हूँ एक एक लफ्ज बिल्कुल इसी अंदाज में लिखना, एक अल्फाज भी इधर उधर मत करना। और फिर उस आदमी को बाइबल लिखवाना शुरू करता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कार्निक यहाँ पर क्लॉडिया को बुलाता है और उससे वो बाइबल पढ़ने का बोलता है क्योंकि वो ब्रेल जबान में लिखी थी और क्लॉडिया जो कि ब्लाइंड है तो वो इस जबान को अपने हाथों की मदद से पढ़ सकती थी। पर क्लॉडिया भी कार्निक के इरादों को जानती थी। वो कार्निक के पास आती है और बोलती है मैं ये जबान भूल चुकी हूँ, मैं नहीं पढ़ सकती और तुमने इस किताब के लिए अपने सारे आदमी मरवा दिए और नीचे टाउन के लोगों ने सब कुछ लूट लिया है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है और यहाँ तुम्हारा जिस्म बुखार में तप रहा है जिसकी वजह से तुम जल्द मर जाने वाले हो। और वहाँ से जाने लगती है। कार्निक उसे रोकता रहता है लेकिन क्लॉडिया वहाँ से चली जाती है। और यहाँ दूसरी जगह एलाई एक सफेद लिबास पहने एक बेंच पर लेटा होता है और बाइबल लिखवा रहा होता है, जिसे लिखने में हजारों पेज और कई हफ्ते लग चुके हैं। और फिर आखिरकार वो बाइबल प्रिंटिंग के मरहल तक पहुँच जाती है और फिर से अपनी एक किताब की सूरत में लोगों तक पहुँचा दी जाती है। लेकिन एलाई यहाँ जिंदा नहीं होता। सुलारा उसकी कब्र पर बैठी होती है। तभी वही आदमी आता है और सुलारा को ऑफर करता है कि तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, लेकिन सुलारा वापस अपने घर जाने का बोलती है और वो अलई का सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।